वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी NFT जो बोर्ड ऐप यार्ड की है उसको मैं ओन नहीं करता, और ना ही कोई मेरे परिवार में ओन करता है, और ना ही मेरा ये वीडियो जो बनाने का जो पर्पस है वो किसी भी तरीके से आपको ये बताना नहीं है कि आपको बोर्ड ऐप यार्ड को खरीदना चाहिए या आपको कोई और NFT खरीदनी चाहिए। किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ पे जो NFTs के अंदर जो बढ़ता हुआ क्रेज़ है उसको समझाना है, ताकि आपको थोड़ा सा ही आइडिया हो जाए कि ओके इस वजह से शायद NFTs बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर आज मैं आपको कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन दूं कि NFTs के अंदर क्यों इतनी $1 मिलियन वर्थ ऑफ बंदर की या किसी बिल्ली की, जो एक नॉर्मल इंसान को लगता है कि एक बंदर या बिल्ली की फ़ोटो जो $1 मिलियन में बिक रही है, क्यों बिक रही है। आई एम श्योर कि ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के दिल में रहते होंगे। कहीं से भी कोई एक्सपर्ट आज तक आंसर नहीं मिल पाया। लेकिन जो मेरी रिसर्च है, जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, मैं तो शायद आपको कोई आज एक परफेक्ट आंसर दे पाऊँ कि क्यों NFT स्पेस में इतना क्रेज़ है और क्यों बोर्ड ऐप यार्ड जैसी जो इमेजेस हैं, जो एक एप की इमेज है, वो $1 मिलियन में क्यों बिक रही है। मेरा जो चैनल का पर्पस यही है कि आपको इस तरीके के जो कंसेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको समझाना। इसीलिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और लोगों में शेयर करिए। ये चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि क्रिप्टो के अंदर जो लोग अपनी दूसरी इनिंग को शुरू कर रहे हैं उनको आसान तरीके से चीज़ों को समझाना, ताकि वो इस इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतर डिसीजन ले पाए। तो शुरू करते हैं। देखिए आज से पहले जब दुनिया के अंदर हम तरह तरह की एसेट्स को बाय करते थे, कलेक्टिबल्स को बाय करते थे। ऐसा नहीं है कि NFT आने से पहले हम कलेक्टिबल्स को बाय नहीं करते थे। अगर आप अपने ड्राइंग रूम में अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा मास्टरपीस या कोई ऐसा आप चीज़ आपके ड्राइंग रूम में मिल जाएगी जो आप सिर्फ इसलिए बाय करके लाए थे कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, इस चीज़ के अंदर मुझे वैल्यू लग रही है, मुझे पसंद है और मैं इस चीज़ को यार अपने ड्राइंग रूम में सजाऊंगा। आपका सजाने का पर्पस सिर्फ तो ड्राइंग रूम को सजाना था, प्लस आप ये चाहते थे कि जब भी कोई मेरे घर में आए और इन चीज़ों को देखे, इन पेंटिंग्स को देखे, इन फ्लावर्स को देखे, या किसी टॉय को देखे, या किसी एक ऐसे यूनिक ऑब्जेक्ट को देखे, तो उसको ये फील हो कि यार मतलब इसकी चॉइस बहुत अच्छी है, किस तरह का इसने रख रखा हुआ है। और एक आपको एक अच्छा लगेगा कि कोई आपसे पूछता है कि ये तुमने कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं ये हमारे अंदर, हमारी नेचर के अंदर है। और ऐसा नहीं है कि ये आज हम NFTs की बात कर रहे हैं। अगर आप देखो तो हमारे घर में कई ऐसे कलेक्टिबल्स हैं जो एक्चुअली में NFTs ही हैं, है ना। तो ये तो हो गई रियल वर्ल्ड की बात। अब रियल वर्ल्ड में जब हम कोई चीज़ों को बाय करते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ये जो पेंटिंग दीवार पे टंगी है, इस पेंटिंग की क्या कीमत है, और आप बोलते हो कि साहब 2 लाख रुपए की कीमत है इस पेंटिंग की, तो मैं आपको बोलता हूँ आपकी ही है ये, आपने कहाँ से ली। तो आप बोलोगे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो। मैं कहूँगा नहीं भाई साहब बुरा मत मानिए, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कि आपकी है या आपको किसी ने गिफ्ट करी है। तो आप बोलोगे नहीं मेरी ही है, मैं आपको प्रूव करता हूँ। तो आप उसकी ओनरशिप को प्रूव करने के लिए हद से हद आप मेरे को एक बिल दिखाओगे। तो बिल आपने मेरे को दिखा दिया, प्रूव हो गया कि आपकी ओनरशिप है। ये हो गया रियल वर्ल्ड के अंदर। अब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर क्या होता था कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम चीज़ों को पहले जब बाय करते थे, तो सपोज पहले तो हम बाय इसीलिए नहीं करते थे कि सपोज अगर कोई डिजिटल ऑब्जेक्ट अगर बाय करना है, सपोज कोई मेरे पास फोटोग्राफ पड़ी है, राइट, और मैंने वो उस बर्ड की फोटोग्राफ ली है, ठीक है, और मैं अपने सोशल मीडिया में उस बर्ड की फोटोग्राफ को डालता हूँ। मेरे से कोई आके मेरा दोस्त मुझसे पूछ ले ये जो बर्ड की फोटोग्राफ तूने ली है क्या ये तेरी फोटोग्राफ है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई मैंने ली है फोटोग्राफ, ठीक है। तो वो कहेगा नहीं यार तूने कहीं से डाउनलोड कर ली होगी, कुछ कर लिया होगा। वो कहेगा क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है नहीं मैंने औरों की भी देखी तेरी ये फोटोग्राफ, यही वाली। तो बेसिकली फोटोग्राफ आपकी थी, आपने सोशल मीडिया पे डाली, आप ही की फोटोग्राफ का किसी ने राइट क्लिक किया, अपने डेस्कटॉप पे सेव किया और उस फोटो को अपलोड कर दिया। तो आप ही की एक डिजिटल जो आपकी कॉपी थी, जो आपकी ओरिजिनल कॉपी थी, वो कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करके कोई भी यूज कर सकता था। इसीलिए आप कोई भी इमेज हो, कोई म्यूजिक हो, कोई मूवी हो, जब आप उसको डिजिटली जब प्लेटफॉर्म पे आप डालते थे
तो आपको उसकी ओनरशिप को प्रूव नहीं कर पाते थे कि ये आपकी है, आपकी एक्सक्लूसिव चीज़ है। बहुत मुश्किल था। लेकिन जब से NFT आया, जब से नॉन फंजिबल टोकन्स का कॉन्सेप्ट आया, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो NFT से पहले भी अगर हम देखें तो जब से ब्लॉकचेन आई, जब से हमने ये देखा कि जब पैसे को किस तरीके से पैसा डिसेंट्रलाइज हुआ, जैसे बिटकॉइन ने प्रूव करके दिखाया, फिर हमने देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम्स किस तरीके से डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, जैसे कि डीफाई के अंदर हो रहा है। फिर हमने देखा कि डाओ के अंदर जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस थी अब वो डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन पे हमने देखा कि पॉसिबिलिटी क्यों हो रही है, क्यों डिसेंट्रलाइज हो रही है। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी जो डेटा होता है, ठीक है, वो डेटा जो है वो इम्यूटेबल होता है। कोई भी उस डेटा को जो ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है उसे चेंज नहीं कर सकता, राइट। और कोई भी उसे अगर चेंज करने की कोशिश करता है तो वो सारे के सारे नोड्स को वो एक साथ करप्ट नहीं कर सकता, राइट। हमने ये देखा कि ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी जो डेटा होता है वो अमर होता है, वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, राइट। तो ये जो ब्लॉकचेन की जो कुछ खासियत है जिसकी वजह से हमने देखा कि पैसे को डिसेंट्रलाइज होते देखा, फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज होते देखा, ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज होते देख रहे हैं। तो सिमिलरली ब्लॉकचेन का जो एक वन ऑफ द यूज केस है वो NFTs भी है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे आप रियल वर्ल्ड में जब आप चीज़ों को ओन करते थे तो आप उनकी ओनरशिप इनवॉइसेस के थ्रू या बिल के थ्रू प्रूव करते थे। अब डिजिटल स्पेस में जो आपकी ओनरशिप है वो आपकी ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी फोटोग्राफ आपकी है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, कोई भी जाके चेक कर सकता है कि ब्लॉकचेन पे जाके कि इसका रियल ओनर कौन है, राइट। क्योंकि जो भी आप डिजिटल ऑब्जेक्ट आज की डेट में आप खरीदते हो, राइट, तो उसको आप अपने एक तरीके के वॉलेट में आप स्टोर कर सकते हो। तो आपका जो वॉलेट का जो एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस है, कोई भी जाके उस पब्लिक एड्रेस के अंदर देख सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी NFTs पड़ी हैं, ठीक है। तो कोई भी ओपनली वेरीफाई कर सकता है, मतलब किसी को भी आपके घर आके आपका बिल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब से ये डिजिटल ऑब्जेक्ट्स की ओनरशिप को प्रूव कर सकते हो आप, तब से एक रेवोल्यूशन आ गया। NFTs क्यों इतना पॉपुलर हो रही है, उसकी वजह यही है कि आप कोई भी चीज़ डिजिटली ओन कर सकते हो और उसकी जो ओनरशिप है उसको प्रूव कर सकते हो। और प्रूव करने के लिए आपको कोई फिजिकल कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी ईथर स्कैन पे rainbow.me या आपके इथेरियम एड्रेस को क्लिक करके देख सकता है कि आप इसके ओनर हो कि नहीं हो। अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो आप सोचो कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी चीज़ों को अक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही NFT का कॉन्सेप्ट है। और NFT का कॉन्सेप्ट ये जो आप ओनरशिप जो ओन कर सकते हो डिजिटली, तो ये इतनी पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग अपने जीवन में जो ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं? हम अपने जीवन में ज़्यादातर टाइम इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे हैं। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, 8 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को चलते हुए, तो आपने अपने जीवन के 8 मिनट मेरे वीडियो को देखते हुए निकाल दिए। तो ऐसे ही अब आप फेसबुक को, व्हाट्सएप को, अब आप स्क्रीन्स, जितनी भी स्क्रीन्स हैं, आप टैब्स को, LCD स्क्रीन को, स्मार्ट टीवी को, अगर आप इन सबका टोटल कर लो तो 75% जीवन आप अपना स्क्रीन्स पे बिता रहे हो। जब इतना ज़्यादा टाइम आप स्क्रीन पे बिता रहे हो, आपकी घड़ी में, आपके जो हाथ में जो घड़ी है, उस घड़ी को भी अगर आप देखो तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो आपकी पल्स बता रही है, हर चीज़ इस वक्त आप डिवाइसेस से कनेक्टेड हो। तो जब आप इतना समय इंटरनेट पे बिता रहे हो तो आप इंटरनेट पे वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। पहले आप इंटरनेट पे इतना समय नहीं बिताते थे, तो जो वैल्यू क्रिएट होती थी वो रियल वर्ल्ड के अंदर वैल्यू क्रिएट होती थी। अब जो वैल्यू क्रिएट हो रही है वो इंटरनेट पे वैल्यू क्रिएट हो रही है। अब जो वैल्यू और जो ब्रांड्स बन रहे हैं वो इंटरनेट पे बन रहे हैं। अब जो आपका जो प्रोफाइल्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट, अब आप बिजनेस पहले सोचते थे कि जो इन्फ्लुएंसर्स भी कोई एक तरह का करियर ऑप्शन हो सकता है। आज देखो कि इन्फ्लुएंसर्स, कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स यार, इंस्टाग्राम के पे रील्स लोग बना रहे हैं और वहाँ से अर्न कर रहे हैं। आज ऐसे यूट्यूब पे लोग चैनल्स बना रहे हैं, वहाँ से अर्न कर रहे हैं। क्यों अर्न कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग इसलिए अर्न कर रहे हैं क्योंकि जो ह्यूमन है वो आज स्क्रीन पे ग्लूड है, वहाँ पे वो कंटेंट देख रहा है। तो जब कंटेंट जहाँ पे देख रहा है तो एडवर्टाइजर भी वहाँ चला गया, है ना। तो यही कारण है कि जब डिजिटल स्पेस में इतनी लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जो डिजिटल स्पेस में वैल्यू भी क्रिएट हो रही है। क्लियर हो गया?
यही कारण है कि आने वाले समय में जो दुनिया होगी वो मेटावर्स की दुनिया होगी। मेटावर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ अगर किसी को डिटेल में मेटावर्स को समझना है। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि अभी जो इंटरनेट है वो एक तरीके का, आप मेरे को स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, एक एक्सपीरियंस है, आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, लेकिन मुझे आप फील नहीं कर पा रहे। मेटावर्स की दुनिया कुछ ऐसी होगी कि ऐसा लगेगा कि आने वाले कुछ समय में कि जब मैं आपसे ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेटावर्स में ऐसा लगेगा कि आप मेरे सामने बैठे और मैं आपके सामने बैठा हूँ, हम टेबल के आसपास बैठे हैं और हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक इमर्सिव फीलिंग आएगी, एक 3D दुनिया होगी, एक उस दुनिया के अंदर आपको लगेगा कि मैं आपके साथ रूम में बैठा हूँ, सिर्फ ऐसे स्क्रीन पे आपसे बात नहीं कर रहा। तो इस मेटावर्स के अंदर जब लोग जाएंगे तो अपने डिजिटल अवतार्स को वो लेके जाएंगे, राइट। और जब अपने अपने डिजिटल अवतार्स को वो लेके जाएंगे तो वहाँ पे लोग अपने डिजिटल अवतार्स के थ्रू उस मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। तो यही कारण है कि अगर जिस प्रोफाइल पिक्चर की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो बोर्ड ऐप यार्ड है या क्रिप्टो पंक है, या जो, क्योंकि NFTs के अंदर भी बहुत सारी तरीके की NFTs हैं जिसको मैं डिटेल में बाद में कवर करूंगा। लेकिन क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हाइप इस टाइम बन रहा है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ वॉल्यूम है, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा सेलेब्स जिसके अंदर एंटर कर रही है, आज मैं उस NFT को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स, काफ़ी सारी वेबसाइट, काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे आप ये चर्चा सुन रहे हो, लेकिन आपको एक्चुअल में ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इसके अंदर इतनी वैल्यू है, क्यों इसके अंदर लोग इतना वैल्यू देख रहे हो, क्यों इतना ये महंगा बिक रहा है। देखिए जो अगर आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो सबसे पहला जो NFT था, वो था क्रिप्टो। जो सबसे पहले NFTs तो बहुत थे, लेकिन जो प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे जो इस्तेमाल हुआ तो क्रिप्टो पंक 2017 में आया, ठीक है। 2017 में क्रिप्टो पंक के इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन सडनली जब से ये मेटावर्स और ये चीज़ें इवॉल्व होने लगी, NFT स्पेस में हाइप होने लगा, तो जिसके पास भी क्रिप्टो पंक था अल्टीमेटली उसको ही लगने लगा कि ये जो मेरे पास क्रिप्टो पंक है यार, ये तो वाकई बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। ये तब तक वैल्यूएबल नहीं थी जब तक हाइप नहीं था, जब तक लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ। तो क्रिप्टो पंक से ये रियलाइज़ होने लगा कि यार इस इंडस्ट्री का सबसे पहला जो प्रोफाइल पिक्चर जो NFT है, जो PFP जिसे कहते हैं, वो क्रिप्टो पंक है। तो लोगों को उसके अंदर वैल्यू दिखने लगी। आप सोचो क्यों वैल्यू दिखने लगी? आप सोचो उनको ये लगने लगा कि जब मेटावर्स इतना बड़ा होगा और जब इसके अंदर इतने सारी प्रोफाइल पिक्चर NFTs आएंगी जो प्रोफाइल पिक्चर बेस्ड होंगी। प्रोफाइल पिक्चर बेस्ड मतलब कि जिसको लोग अपने डिजिटल अवतार की तरह देखते हैं, जिसको लोग अपने प्रोफाइल पिक्चर्स पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, कल को और भी प्रोफाइल पिक्चर की तरह यूज कर रहे हैं, और कल को जिनको वो लेके मेटावर्स के अंदर लेके एंटर करेंगे। तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रोफाइल पिक्चर NFTs हैं। उन प्रोफाइल पिक्चर NFTs में क्रिप्टो पंक सबसे पहला था। उसके अंदर अचानक लोगों को उसके अंदर वैल्यू दिखी और उसकी वैल्यू बूम कर गई। अगर मैं आपको बोलूं आज भी, मतलब 2017 में बना था, और आज जो सबसे ज़्यादा जिसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो मेरे पास जो डेटा बता रहा है वो 1.9 बिलियन का उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है क्रिप्टो पंक का। तो क्रिप्टो पंक आज भी ऑल टाइम हाई अगर किसी का है तो वो क्रिप्टो पंक का है। दैट इज़ 1.9 बिलियन $US वर्थ ऑफ ट्रेडिंग हो चुकी है, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर पे है वो है बोर्ड ऐप यार्ड। ये आया बहुत लेट, लेकिन ये क्रिप्टो पंक के बाद आया, लेकिन इसने बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट एक टाइम में तो इसने एक पर्टिकुलर महीने में इसने क्रिप्टो पंक को फ्लिप भी कर दिया था। लेकिन अगर हम ऑल टाइम देखें तो बोर्ड ऐप यार्ड का जो है 1.2 बिलियन जो है उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चुका। उसका इतना जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो सेकंड नंबर पे है, और 1.2 बिलियन $US उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा कि जो प्रोफाइल पिक्चर्स में पहले क्रिप्टो पंक था और उसके बाद बोर्ड ऐप यार्ड था। अब आप कहोगे कि सर है तो बंदर ही ना, मतलब ये बंदर या एप्स की जो फोटोग्राफ है ये इतनी महंगी क्यों बिक रही है, क्या इसकी वजह है? आप हमें ये बताओ। ये तो समझ में आ गया। देखिए जो क्रिप्टो पंक के अंदर अब बेसिकली जो ये NFTs होती हैं, इन NFTs की एक 2-3 चीज़ें, खास चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
लोगों को ये रियलाइज हो गया कि मेटावर्स कल को एक दुनिया है जिसके अंदर हम अपने अपने डिजिटल एवतार्स लेके जाएंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मेटावर्स में कोई डाउट नहीं है। मेटावर्स की दुनिया का जो अभी गार्टनर है, एक रिसर्च फर्म है और उसके काफ़ी सारे टूल्स आते हैं। तो गार्टनर एक रिस्पेक्टेड रिसर्च मानी जाती है। इनफैक्ट गार्टनर का एस कर्व बड़ा पुराना एक मॉडल है। तो गार्टनर की स्टडी ये बताती है कि 2026 में 25% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो 1 घंटा बिता रही होगी मेटावर्स के अंदर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 घंटा बिता रही होगी मेटावर्स के अंदर दुनिया की 25% पॉपुलेशन। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि मेटावर्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अब दूसरा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि लोग अपने अपने डिजिटल एवतार्स को लेके उसमें जाएंगे। ठीक है, अब डिजिटल एवतार्स में जो लीडर था वो क्रिप्टो पंक था, राइट। और जो दूसरे नंबर पे था जो चल रहा है वो है बोर्ड ऐप यार्ड क्लब। अब बोर्ड ऐप यार्ड क्लब का बेसिकली क्या है, क्रिप्टो पंक में और बोर्ड ऐप यार्ड क्लब में फर्क इतना है कि जो क्रिप्टो पंक है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर की तरह है। उसके अंदर कोई किसी भी तरीके की यूटिलिटी नहीं है। हाँ, बस उसके अंदर एक वैल्यू ये है कि सबसे पहली प्रोफाइल पिक्चर है। मतलब सपोज करो कि आज अगर मेरे पास सपोज क्रिप्टो पंक है और जो दुनिया में इतने लिमिटेड क्रिप्टो पंक हैं, मेरे पास एग्जैक्ट अभी नंबर नहीं है, लेकिन आप सोचो कि अगर मेरे पास एक क्रिप्टो पंक है और दुनिया में 7.1 बिलियन पॉपुलेशन है, तो यार ऑब्वियसली मेरे लिए कितनी बड़ी फीलिंग होगी ना अगर मेरे पास क्रिप्टो पंक आ जाए। तो सिमिलर, तो मैं लोगों को ये बता सकता हूँ कि भाई तुम आज एनएफटी का क्रेज देख रहे हो, सबसे पहला जो प्रोफाइल पिक्चर वाला जो एनएफटी था क्रिप्टो पंक था, वो और मेरे पास है ना। तो आप इससे अंदाजा लगा लो ना कि अगर वो मेरे पास है तो मुझे एक अलग फीलिंग दे रहा है। वो फीलिंग जो है, वो फीलिंग आपको ब्रांड से आती है, आपको किसी चीज को पोजेस करने से आती है। आप मानो ना मानो यार, जब आप नाइकी की टी शर्ट पहनते हो और लेवाइस की टी शर्ट पहनते हो, आप कोई टी शर्ट और क्यों नहीं पहन लेते? क्यों नहीं पहन लेते आप? क्यों इसलिए नहीं पहनते? क्योंकि ब्रांड है यार, उसको बहुत सारे लोग एक्नॉलेज करते हैं, जानते हैं। तो सिमिलरली अगर क्रिप्टो पंक मेरे पास है एज अ प्रोफाइल पिक्चर तो वैल्यू है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग आज एनएफटी स्पेस को देख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और उसमें प्रोफाइल पे जो क्रिप्टो पंक है वो मेरे पास है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू है। उस ब्रांड वैल्यू के लिए मैं उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूं, तो वो मैं उसके अंदर बिलीव करता हूं। तो और ऐसे बहुत सारी जो क्रिप्टो पंक की जो कम्युनिटी है, तो कोई भी एनएफटी अकेला नहीं होता, उसके पीछे कम्युनिटी होती है जो उसके अंदर वैल्यू देख रही होती है। जैसे आज बिटकॉइन है, डोज कॉइन है, मीम कॉइन्स हैं, शिबा इनू है, इनकी कोई कम्युनिटी तो है। जितना मर्जी मैं शिबा इनू के अगेंस्ट बोल दूं, जितना मर्जी मैं डोज कॉइन के मैं अगेंस्ट बोल दूं, मैं बिलीव करूं ना करूं, उसकी एक अपनी कम्युनिटी तो है ना। डोज कॉइन की, शिप कॉइन की, बिटकॉइन की, ऑल्ट कॉइन की, थेरियम की, सोलाना की। सिमिलरली हर एनएफटी की भी एक कम्युनिटी होती है जो उसके अंदर वैल्यू देख रही है। तो क्रिप्टो पंक के अंदर भी वैल्यू देखी जा रही है। अब क्रिप्टो पंक में और बोर्ड ऐप यार्ड में फर्क ये है कि जो बोर्ड ऐप यार्ड क्लब है उसने एक अपॉर्चुनिटी रियलाइज करी। उसने कहा कि जब जो प्रोफाइल पिक्चर है मेरी, मैं एक तो इसको बहुत यूनिक बनाता हूं। तो आपने देखा होगा कि बोर्ड ऐप यार्ड का जो एप है उसको अगर आप देखो तो हर एप, मतलब 10,000 एप्स हैं, हर एप डिफरेंट है, हर एप एक अलग पर्सनालिटी है, हर एप एक अलग यूनिक, आप उसको एक नॉर्मल आर्ट नहीं ले सकते। उसको जिसने डिजाइन किया, नो डाउट उसकी कहानी अलग है कि बेचारी उसको पता ही नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा और वो आज उसको कोई रॉयल्टीज नहीं मिल रही हैं, उसकी भी स्टोरी अलग है, मैं किसी और दिन कवर करूंगा। लेकिन वो एक एक्चुअल में एक डिजाइनर थी जिसने ये बड़ी शिद्दत से ये डिजाइन किया था, जिसको बहुत ही कम पैसे मिले होंगे। इनफैक्ट जो युग लैब्स है जिसने इसको बनाया, जिसने इसको मिंट किया, तो आप सोचो कि युग लैब्स ने भी इसकी जो इनिशियल कॉस्ट रखी थी वो 0.08 इथेरियम रखी थी। ठीक है, अब बोर्ड ऐप यार्ड के अंदर इन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर लोगों को वैल्यू दिखेगी तो क्यों ना जो इसको बाय करेगा उसको यूटिलिटी भी दी जाए। तो क्रिप्टो पंक से इसको डिफरेंट करने के लिए इसमें यूटिलिटी भी दी गई। तो एक तो ये हो गया कि बोर्ड ऐप यार्ड के अंदर एक प्रोफाइल पिक्चर जिसके पीछे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो लाखों में है, जो इसके अंदर बिलीव करती है, इसको फॉलो करती है। क्यों फॉलो करती है? कि प्रोफाइल पिक्चर एक इमेज, उस इमेज के साथ साथ एक कम्युनिटी के साथ साथ जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एक यूटिलिटी भी थी। यूटिलिटी इसके अंदर जो क्रिप्टो पंक से इसको इसलिए डिफरेंट बनाती, क्योंकि किसी के पास भी अगर बोर्ड ऐप यार्ड है तो वो उसके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं।
राइट? और कितने प्रिविलेजेस हैं अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी कहोगे कि नहीं, अच्छा ये तो पहली बार पता लगा। जैसे कि सबसे पहले अगर आपके पास जो बोर्ड ऐप यार्ड है, NFT है, अगर वो किसी के पास है तो एक डिस्कॉर्ड सर्वर में एक ग्रुप है जिसके अंदर दुनिया की जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं जो बोर्ड ऐप यार्ड को ले रही हैं, जिन सेलिब्रिटीज का नाम मैं आगे लूंगा, तो वो उस ग्रुप का पार्ट होगा, उस टेलीग्राम चैट का पार्ट होगा। ठीक है, सोचो कि आप एक ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में हो जहाँ पे जस्टिन बीबर है, जहाँ सेरेना विलियम है, जहाँ पे स्नूप डॉग है, ठीक है, जहाँ पे टिम्बरलैंड है, ठीक है, तो जहाँ पे डीजे खालिद है, ठीक है, मैं नाम अभी लूंगा सबके तो यू विल रियलाइज। तो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप के आप मेंबर हो गए। दूसरा, एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में एक क्लब होगा जिस क्लब के अंदर एक्सेस होगा, राइट? अगर किसी के पास बोर्ड ऐप यार्ड है तो उसके पास एक्सेस होगा। तीसरी चीज, किसी के पास भी बोर्ड ऐप यार्ड है तो वो आप ये समझ लो वो वन टाइम फीस की तरह हो गया। उसके बाद बोर्ड ऐप यार्ड ने ये प्रूव करके दिखाया कि जिनके पास भी ये NFT थी, आगे जितनी भी NFTs जो इस युग लैब्स से आएगी तो वो एक NFT उनको फ्री में मिलती रहेगी। तो जैसे कि म्यूटेंट एप आए, एक और NFTs आई, वो इनको मिल गई, और भी बहुत सारी NFTs और भी अलग अलग डेवलपर्स की NFTs इनको जो है वो एयर ड्रॉप देती रहती। तो आपको बार बार एयर ड्रॉप मिलते रहते हैं दूसरी NFTs के। तो मतलब ये हो गया कि एक बार ही कोई चीज खरीदी, एक तरह की सब्सक्रिप्शन फीस पे करी, लेकिन अब मुझे पूरी जिंदगी जो है और अलग अलग NFTs के मेरे को एयर ड्रॉप मिलने लग गए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है तो, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ये देखो कि बोर्ड ऐप यार्ड जो है, आप क्रिप्टो पंक्स को इतना सेलिब्रिटीज नहीं बाय कर रही जितना बोर्ड ऐप यार्ड को ले रही है। ठीक है, अब मैं अगर आपको सेलिब्रिटीज के नाम बताऊं, जैसे स्टीफन करी है, ठीक है, जॉश हार्ट है, ठीक है, जिसमें एमिनेम है, एमिनेम को हम सब जानते हैं जो इतना फेमस रैप सिंगर है, स्टीव आओकी है, टिम्बरलैंड है, जस्टिन बीबर ने भी लिए 1.3 मिलियन के लिए। आप सोचो कि जो फ्लोर प्राइस है, तो फ्लोर प्राइस का मतलब ये होता है NFT स्पेस में कि जो सबसे कम मिलने वाली NFT उस पर्टिकुलर जो सीरीज में, मतलब अगर 10,000 NFTs हैं तो उसमें जो सबसे सस्ती मिल रही है, जो वो मिल रही है सपोज 3 लाख रुपए की, लेकिन जस्टिन बीबर ने कितने के लिए 13 लाख रुपए वाली। तो इसमें रेयरिटी के हिसाब से वो महंगी होती चली जाती। तो उसने एंट्री लेवल वाली नहीं ली, उसने एक रेयर वाली NFT ली जस्टिन बीबर ने 1.3 मिलियन की, 13 लाख रुपए की, 13 लाख बोल रहा हूँ यार, सॉरी, तो 13 करोड़ रुपए की, सॉरी मैं 13 लाख बोल रहा हूँ। तो 3 करोड़ रुपए की मिल रही थी एंट्री लेवल पे, लेकिन जो जस्टिन बीबर ने ली वो करीब 1.3 मिलियन US$ की ली। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी सेलिब्रिटीज हैं जिसको बाय कर रही हैं बोर्ड ऐप यार्ड को। तो अगर आप देखो तो स्टीफन करी, जॉश हार्ट, एमिनेम इतना फेमस सिंगर है, स्टीव आओकी, टिम्बरलैंड, जस्टिन बीबर, सेरेना विलियम, एडिडास, डीजे खालिद, एडिडास कंपनी है उसने खरीदी। ठीक है, एरिजोना आइस टी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने दिया, डीजे खालिद, स्नूप डॉग। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं ये बोर्ड ऐप यार्ड को ले रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम, 1.3 मिलियन की US$ की अभी जस्टिन बीबर ने ली, क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? जो इसका बेस फ्लोर प्राइस है ना, जो सबसे सस्ती वाली है वो 117 इथेरियम की मिल रही है इस टाइम, जो लेटेस्ट फ्लोर प्राइस है जब मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं आगे कितनी की होंगी। तो आप ये समझो ना कि बोर्ड ऐप यार्ड ने एक चीज और करी इन सेलिब्रिटीज को रिझाने के लिए। ठीक है, उसने जो अपने इस NFT के अंदर एक जो पर्टिकुलर चीज जो और एंटर करी वो कमर्शियल राइट्स। सो कमर्शियल राइट्स के अंदर बेसिकली ये है कि जिसके पास भी एक जो पर्टिकुलर NFT होगी बोर्ड ऐप यार्ड की, तो वो NFT जो है वो कमर्शियल राइट्स भी उसको देती है। कमर्शियल राइट्स का मतलब ये है कि सपोज जिसके पास भी वो NFT होगी, वो अपना कल को कोई मग हो गया, टी शर्ट हो गई, मर्चेंडाइज हो गई, कॉमिक हो गई, बियर का कोई ब्रांड हो गया, या कोई चाय का ब्रांड हो गया, या कल को कोई म्यूजिक हो गया, मूवी हो गई, तो उसके अंदर जो है वो अपनी जो जिसके पास सपोज अगर मेरे पास बोर्ड ऐप यार्ड है तो मैं उस पर्टिकुलर NFT के ऊपर जो ऐप है उसको यूज कर सकता हूं कमर्शियली।
सोचो कितना बड़ा ब्रांड हो। मतलब सपोज करो कल को सेरेना विलियम के पास जो बोर्ड ऐप यार्ड है, सेरेना विलियम जो है अपनी कोई मर्चेंडाइज लॉन्च कर दे, जस्टिन बीबर जो है वो कोई लेबल लॉन्च कर दे अपना ऐप का, और ऐसे एग्जांपल्स होना शुरू हो गए प्रैक्टिकली। एक आदमी के पास बोर्ड ऐप यार्ड था, उसने बियर के कैन के ऊपर अपना बियर ये अपनी एनएफटी की फोटो लगा के शुरू करा, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड सेलिंग। एक जगह और एग्जांपल है कि जो मेयर के इलेक्शन के अंदर उसने लोगों को एक अट्रैक्ट करने के लिए कैंपेन में बोर्ड ऐप यार्ड को एज अ पैरोडी यूज किया मजाक के तौर पे, तो उससे लोगों का अट्रैक्शन हुआ कि ये यहाँ क्या कर रहा है। सो लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए प्रमोशनल कैंपेन्स बनाने के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। तो जो इसका ओनर है वो इसके पास कमर्शियल राइट्स भी हैं, वो जिंदगी पूरी जिंदगी उसको कमर्शियली यूज भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये समझो कि जो बोर्ड ऐप यार्ड की जो प्राइसिंग है वो इसलिए हाई जा रही है कि जो सेलेब्स इतने एंटर कर रहे हैं, आपको मैंने बेनिफिट दिखाए, आपको एक्सक्लूसिव क्लब, आपको एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड ग्रुप का जहाँ पे सारे सेलेब्स है वहाँ का एक्सेस, कमर्शियल राइट्स का एक्सेस, ये सारे एक्सेस और ये सेलिब्रिटीज जो इसके अंदर एंटर कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो ब्रांड वैल्यू है, जो उस बोर्ड ऐप यार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझो कि आपने पूमा के ऊपर एक शेर बना हुआ देखा। अगर मैं बोलूं कि पूमा का जो लोगो है उसका कि तो वहाँ शेर होता है, मैं कहूँगा यार ये वो शेर कह रहा हूँ, कोई शेर कहेगा, कोई पूमा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ठीक है, वो कहेगा यार ये तो जानवर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो $1 बिलियन ब्रांड लोगो है वो, मतलब कोई यूज नहीं कर सकता। कहने को पूमा है, कहीं भी दिखता है लोग बोल देते हैं अरे पूमा है ना। वो नाइकी का साइन देखा है। तो ये जो ब्रांड इमेज है इसकी बहुत वैल्यू होती है। ब्रांड्स के अंदर कितने बड़े बड़े बिजनेस खड़े हो जाते हैं। ब्रांड्स कभी मरते नहीं, ब्रांड की गुडविल होती है। ब्रांड जो है वो धीरे धीरे, आप सोचो अभी बोर्ड ऐप यार्ड की हम बातें कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फेयर इनफ। मुझे भी लगता है कि एनएफटीज की कई सारी जो एनएफटीज हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, बोर्ड ऐप यार्ड की भी हाइप्ड है, क्रिप्टो पंक्स की भी हाइप्ड है। और डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, किसी ना किसी एक दिन ऐसा भी होगा कि डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई और डिमांड की गेम है, सप्लाई इसकी क्रैश करेगी। कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आएगी। लेकिन एनएफटी स्पेस आर हियर टू स्टे। और जो आप ये कह रहे हैं कि बंदर की फोटो, ये फोटो देखिए, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप उस हिसाब से उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर वैल्यू देख रहा है वो अपनी जगह ठीक है। क्योंकि जो उसके अंदर वैल्यू देख रहा है और जो उसकी प्राइस पे कर रहा है उसको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसका मुझे कमर्शियल राइट मिल रहा है, जिसका एक रोड मैप है, जिसको मैं यूज कर सकता हूं, जिसको इतने सारे सेलिब्रिटीज ले रहे हैं, जिसके अंदर कल को आने वाले टाइम में भी वैल्यू होगी, तो मैं बाय कर रहा हूं। और मैं आपको एक और फ्यूचर बताऊं, ये जितनी भी एनएफटीज होंगी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हो जाएंगी, इतनी महंगी हो जाएंगी कि कल को इनको बाय करने के लिए, राइट, सेकेंडरी मार्केट से बाय करने के लिए डाउज क्रिएट होंगे। डाउज का जो है वो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होंगी। क्यों? वो फ्यूचर में इसलिए क्रिएट होंगी कि अगर वो क्या करेंगे कि वो सेकेंडरी मार्केट से इन क्रिप्टो पंक हो गया या इनको बाय करेंगी। जैसे क्रिप्टो पंक में तो कमर्शियल राइट नहीं है, लेकिन सपोज बोर्ड ऐप यार्ड को बाय करेंगी और उसको बाय करने के बाद उसको टोकेनाइज कर देंगी, और जितने भी डाओ के जो होल्डर्स होंगे उनके पास उसके टोकन्स होंगे, और उस पर्टिकुलर एनएफटी को वो एज अ कमर्शियली यूज करेंगे, और जो भी प्रॉफिट आया करेगा वो जिंदगी जो उस डाओ के जो मेंबर्स होंगे, जितने उनके पास टोकन्स होंगे, उन टोकन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करेगा प्रॉफिट। तो उन डाओ के जो टोकन होल्डर होंगे उसकी टोकन्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, प्लस उनको जो है उसका जो प्रॉफिट है वो भी रीपिन होगा। तो ये फ्यूचर मैं देखता हूँ, और काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ कल को ये जो ब्रांड्स हैं इनको डाओ जो है वो मिलके बाय कर सकते हैं और कम्युनिटी उसका कमर्शियली उनको यूज़ कर सकती है। तो इस वजह से जो ये प्रोफाइल पिक्चर्स हैं ये इतनी महंगी बिक रही हैं, इनके अंदर इतनी वैल्यू देखी जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फिर रिपीट करता हूँ कि प्राइसेस आर ओवरहाइप्ड, और प्राइसेस के अंदर एक ना एक दिन करेक्शन आएगी, क्योंकि एनएफटी स्पेस अभी नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें एंटर कर रहे हैं, काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज एंटर कर रही हैं, इतना मीडिया अटेंशन है, तो ऑब्वियसली प्राइस कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जिस दिन भी इसके अंदर प्राइस करेक्शन आएगी वो बहुत हैवी प्राइस करेक्शन होगी। वो इतनी होगी कि
का, जैसे हमने क्रिप्टो के अंदर देखा कि 50%, 60%, 70% तक करेक्शन देखी, वह सिमिलरली क्योंकि बहुत कम लोग हैं एनएफटी स्पेस में, तो इसके अंदर भी करेक्शन आना लाजमी है। लेकिन करेक्शन आएगी, फिर से लोगों का जो एक बैच ऑफ लोग आएंगे जो उसको उस करेक्शन पे बाय करना चाहेंगे, और फिर से जो ये मार्केट जो है फिर से वो इवॉल्व हो सकती है। इतना लंबा वीडियो बनाने का पर्पस क्या था? इतना लंबा वीडियो बनाने का पर्पस ये कि आपने मोटे मोटे तौर पे ये सब बातें सुनी होंगी कुछ, और आप हमेशा कंफ्यूज रहते होगे। मेरा आपको पर्पस ये नहीं है कन्विंस करना कि आप बोर्ड हैप्पी आर्ट को अब और अलग एंगल से देखने लगो। मेरा आपको पर्पस है वीडियो का, जो मैं एंड कर रहा हूँ इस बात पे, कि जो ब्रांड्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं। आज आप BAYC, क्रिप्टो पंक्स, कूल कैट्स, ये धीरे धीरे ये ब्रांड्स डिजिटल वर्ल्ड में इवॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ये फ्यूचर में इतने बड़े ब्रांड्स हो जाएंगे जो मेटावर्स के अंदर जो कल को जो चीज़ें होनी है, अम्यूजमेंट पार्क्स होने, थीम पार्क्स होने, मूवीज होनी है, कंसर्ट्स होने, उसके अंदर भी ये ब्रांड्स का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर को देख के जो इसमें सेलेब्स हैं, जो लोग हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप किसी भी ऐसे NFT के अंदर एंटर मत करना जो ओवर हाईली प्राइस्ड हो, ये सोच के कि मैं दूसरा बोर्ड ऐप यार्ड या दूसरा क्रिप्टो पंक ढूंढूं या कोई और कूल कैट ढूंढ लूं। इसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, और कहीं आप अपने पैसे मत गवा देना कोई बहुत महंगी NFT लेके, क्योंकि आपने आज ले ली, पता नहीं कल उसके अंदर प्राइस करेक्शन हो जाए तो फिर आप बहुत पछताओगे। इसीलिए आपको NFT स्पेस को बहुत ध्यान से समझना है। वैल्यू है उसके अंदर, अभी बहुत तरीके की NFTs आएंगी, अभी बहुत तरीके की मार्केट के अंदर ऑप्शन आएंगे, आपको धीरे इसमें चलना चाहिए। कई लाइसेंस्ड NFTs आएंगी, कई लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें इंडिया से भी आएंगी। तो ऐसा बस सोचिए कि आपकी बस छूट गई और ये हो गया और वो हो गया, फोमो में मत जाइए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चीज़ों के अंदर जो इतने बिलियंस में बिक रही हैं, जो लोग उसको बाय कर रहे हैं वो लोग हैं जो उसके अंदर बिलीव कर रहे हैं, और जो लोग उसको बाय नहीं कर पा रहे हैं वो लोग हैं जो उसे अभी एट दिस मोमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर में ऐसे कई सारे तरीके से आप NFTs के साथ इंटरेक्ट करोगे, बाय भी करोगे। लेकिन NFTs को इग्नोर मत करिए। ये मत सोचिए कि उसको हो रहा होगा यार कहीं पर डेवलपमेंट, छोड़ो यार, स्टडी करिए। जितनी एजुकेशन आप लेंगे, आज अगर मैं आपको एक वैल्यू पर्सपेक्टिव दे पा रहा हूँ, एक कंटेंट दे पा रहा हूँ, तो मैंने भी उस चीज़ को समझा होगा, तभी मैं आपको वो वैल्यू दे पा रहा हूँ, चीज़ बता पा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लंबा वीडियो था, लेकिन जो फ्यूचर की बातें हैं ना वो वक्त लेती हैं। ऐसी बातें जो आपने आज से पहले नहीं समझी, नहीं सुनी होंगी, मेरा काम है आपको ऐसे पर्सपेक्टिव देना, इस तरीके से चीज़ों को समझाना कि ऐसे वीडियोस ज़िंदगी में आदमी सिर्फ एक ही बार देखता है, और उसको एक बारी के बाद में उसको कंटेंट हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये क्लैरिटी है। तो आई एम श्योर कि थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, बट आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके हिम्मत बढ़ाइएगा अगर ये पसंद आया, क्योंकि उससे मुझे ये बिलीव होगा कि ड्यूरेशन डजंट मैटर, ऑल दैट मैटर इज़ अ गुड कंटेंट एंड कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। दूसरे वीडियो में फिर से मिलूंगा।